नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में डिविजनल कमिश्नर और जिला उपायुक्तों की बैठक की। सीएम ने बैठक में अधिकारियों की पब्लिक डीलिंग के लिए ड्यूटी लगाई। साथ ही अगले 15 दिन में स्पेशल गिरदावरी करने के आदेश भी दिए हैं। और बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई और मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पेश करने के बाद एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डिविजनल कमिश्नर और जिला उपायुक्तों की बैठक लेते हुए उन्हें दिशा निर्देश दिए। सीएम ने बैठक में अधिकारियों की पब्लिक डीलिंग के लिए ड्यूटियां लगाई। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अब हर रोज 2 घंटे पब्लिक से रूबरू होना पड़ेगा। इस दौरान सरकार की ओर से इन 2 घंटों में कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंस या बैठक आयोजित नहीं की जाएगी। मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछला वित्तीय वर्ष अभी खत्म हो रहा है। अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पास हुआ, उसकी योजना और हमारे संकल्पों को लेकर अधिकारियों के साथ मंथन किया। सीएम ने मीटिंग के बाद बताया कि कई सरकार की योजनाएं जैसे परिवार पहचान पत्र, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, स्वामित्व योजना पर भी अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीटिंग में अगले 15 दिन में स्पेशल गिरदावरी करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मई महीने में खराब फसल का मुआवजा बांटने का काम पूरा हो चुका है। हाल ही में खराब हुए मौसम के दौरान हुए फसलों के नुकसान को लेकर होने वाली स्पेशल गिरदावरी में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों की स्थानीय संस्थाओं को स्वायत्तता और बजट देने पर भी बात हुई। सीएम ने स्थानीय संस्थाओं का बचा हुआ पैसा 31 मार्च तक उनको देने के निर्देश दिए। ग्राम स्तर पर स्वच्छता मिशन चलाने के लिए 200 करोड़ रुपए के बजट मंजूर होने की सीएम ने जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि जिस गांव में कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है, वहां कम्युनिटी सेंटर खोलने के लिए भी प्रस्ताव मांगने पर बात हुई है। देखिए, चूंकि अब ये जो पुराना फाइनेंशियल ईयर 2022-23 ये समाप्त हो रहा है, 23-24 का नया वर्ष अप्रैल में शुरू हो जाएगा। उसका जो हमने बजट भी पारित कर लिया है और साल के अंत में अभी पिछले वर्ष की जो चल रही योजनाएं उनकी समीक्षा और नए वर्ष के लिए कुछ संकल्प, इन विषयों को लेकर के डिप्टी कमिश्नर के साथ मैंने विषय रखा है। डिटेल हमारे अधिकारी बैठ के कर रहे हैं और इसमें मुख्य रूप से जो योजनाएं हमारी विशेष तौर पर नई योजनाएं पिछले वर्ष भर में हमने लागू की हैं, परिवार पहचान पत्र है, जिसमें फसल बीमा योजना है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, या स्वामित्व है, शहरी है, स्वामित्व ग्रामीण है, ऐसी जो भी योजनाएं हैं उन सब पर जो आने वाली कठिनाइयां हैं परिवार पहचान पत्र के समेत, उन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए और वार्ड लेवल पर प्रॉपर्टी आईडी है, इस प्रकार की सब समस्याओं का हल निकालने के लिए एक निर्देश दिए उनको। और ख़ास करके जो जनता को मिलने जुलने का समय है, मिलने जुलने के समय में भी कोई कटौती ना करें। प्रतिदिन 2 घंटे जनता से मिलने का कार्यक्रम, और ये भी आज तय किया कि उन 2 घंटों में कम से कम प्रदेश स्तर से जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो बिल्कुल नहीं किया करेंगे। 2 घंटे अपनी कोई मीटिंग नहीं करेंगे। 11 से 1 चाहे डीसीज हैं, एडीसीज हैं, एसपीज हैं, जो भी पब्लिक डीलिंग के ऑफिस हैं, वो सब 11 से 1 रोज़ाना पब्लिक को मिलने जुलने का काम करेंगे। और ख़ास करके जो हमारे वर्कर्स हैं, हमारे लीडर्स हैं, उनके साथ समय पर मिलने का कार्यक्रम सुनिश्चित करेंगे। किसी प्रकार की कोई शिकायत अगर मिलेगी तो सीधी जिम्मेदारी इनके ऊपर होगी, क्योंकि पब्लिक के बीच में और सरकार के बीच में हमारा जो वर्कर है, हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे फीडबैक लेकर के सारे कामों को ठीक करें।
ये विशेष निर्देश उनको दिए गए हैं और किसी प्रकार की कोई ढिलाई आएगी तो सीधी जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर्स की होगी, ऐसा इनको बताया। सर, आप गाँव में भी बजट को लेकर आपने पंचायत के लिए बजट का काफ़ी प्रावधान किया है। बजट गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो, गाँव के लोग जो वो शहर की तरफ सुविधाएं लें। इसी बीच आप अपने कार्यक्रम गाँव में लेकर जा रहे हैं, गाँव के लोगों से सीधा कनेक्ट होने की आपने तैयारी की है। गाँव के लोग सीधा आपसे मुलाकात करके जो बजट एलोकेट हुआ है उस पर अपने सुझाव दें। देश की स्थिति के तमाम प्रयास आप करें जन संवाद कार्यक्रम के जरिए। देखिए, हमने चूँकि जितने लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, चाहे वो शहरी हैं चाहे गांव की हैं, उनको जितना ज़्यादा स्वतंत्रता ऑटोनॉमी दी जा सके वो हम दे रहे हैं। फंड्स उनके निर्धारित कर दिए गए हैं, बल्कि जो हमारे पास स्टाम्प ड्यूटी के फंड्स अभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जितने थे, आज निर्देश दे दिया उनको कि पिछले सारे फंड्स 31 मार्च से पहले सब रिलीज़ हो जाएं और आगे आने वाले जो भी इस प्रकार के पैसे हैं वो सीधे उनके अकाउंट में कैसे जाएं, इसका प्रबंध हम करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो पैसा उनको जाता है वो भी सीधा उनको जाना शुरू होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का पहले से ही जाता है। अपने आप इंडिपेंडेंटली सारे काम वो करें, इस नाते से उनको पूरी छूट है। कुछ योजनाएँ जो एक पार्टिसिपेटरी तरीके से एक सहयोग, एक दूसरे के सहयोग से हम करेंगे, उसमें योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जैसे 75% 25% की कुछ योजनाएं हमने बनाई हैं। खास करके एक योजना के लिए आज ही हमने 200 करोड़ रुपया रिलीज़ किया है। ग्रामीण क्षेत्र की स्वच्छता, चाहे वहाँ ई ऑटो हो, चाहे वहाँ छोटे ट्रैक्टर ट्रॉली हो, चाहे वहाँ सफाई कर्मचारियों का विषय हो, उस खाद को ले जा करके कहीं डंप करने की बात हो, उसका जो पिट्स बनाने की बात है, वहाँ कंपोस्ट करके उस खाद को बेचने की बात है। ऐसा एक प्रोजेक्ट आज मोटे रूप से क्लियर किया है। इसकी प्लानिंग बना करके 31 मार्च के तुरंत बाद ये 200 करोड़ रुपया जिन गाँव ने योजना बनाई उनको रिलीज़ हो जाएगा। इसी प्रकार हमने जो और एक योजना बनाई है, जो गाँव में कम्युनिटी सेंटर्स हैं, बड़े गाँव में जिनमें कम्युनिटी सेंटर्स नहीं हैं, ऐसे गांव के लिए एक कम्युनिटी सेंटर मंजूर करने का भी हमने प्रस्ताव मंगाए हैं। गांव से जो प्रस्ताव भेजेंगे तो सबसे पहले ऐसे 80 गांव के अंदर और लगभग 200 करोड़ रुपया जिस पर खर्च आएगा, 2.5 करोड़ रुपया प्रति गांव के प्रति कम्युनिटी सेंटर के हिसाब से, उसको भी सैंक्शन किया है। गांव से प्रस्ताव मांगेंगे कि 5000 से बड़ी आबादी के जहां कम्युनिटी सेंटर नहीं है वहाँ की पंचायतें एक कम्युनिटी सेंटर का प्रस्ताव भेजें। हम अपने विधायकों को भी कहेंगे कि वो भी उन गाँव से प्रस्ताव लेकर के आएँ ताकि उनको हम और ये मंजूरी दे सकें। 200 करोड़ रुपए इसके लिए भी रिजर्व किया है। धन्यवाद। हाल ही में मनोहर सरकार ने अपना बजट पेश किया। बजट सत्र के दौरान इस पर चर्चा भी हुई, काफी सुझाव आए और इन्हें शामिल भी किया गया। इन तमाम बातों से एक बात साफ है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहते हैं कि हर क्षेत्र के लिए जितना बजट एलोकेट हुआ है उसका सही इस्तेमाल समय पर हो, जिससे कि विकास की रफ्तार और तेज हो सके। साथ ही साल 2024 से पहले मौजूदा सरकार चाहती है कि जितने भी वादे प्रदेश की जनता से किए गए उन्हें पूरा किया जाए और जितनी भी योजनाएं पेंडिंग में हैं उन्हें समय से पहले पूरा करवाया जाए। और इसी लक्ष्य के साथ तेजी से हरियाणा में काम भी हो रहे हैं। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने चरखी दादरी के अलग अलग गांवों में ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का मौके पर जाकर मुआयना किया और किसानों से खराब फसलों के बारे में विस्तार से चर्चा की। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि जिले में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ, जिसको लेकर सरकार द्वारा किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। देश के साथ साथ हरियाणा के अन्नदाताओं पर एक बार फिर प्रकृति की मार पड़ी। बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों की मेहनत खराब हो गई। ऐसे में किसानों के लिए एक बार फिर हरियाणा सरकार संकट मोचक बनकर उभरी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान घोषणा करते हुए कहा कि हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण खराब हुई फसलों की विशेष गिरदावरी करवाई जाएगी। ऐसे में तमाम मंत्री और जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारी भी ग्राउंड पर उतरकर किसानों का हालचाल जान रहे हैं और खराब फसलों का मुआयना कर रहे हैं। इसी कड़ी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने चरखी दादरी के गांव दुधवा और चागरोड सहित अलग अलग गांवों में ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का मौके पर ही मुआयना किया और किसानों से खराब फसलों के बारे में विस्तार से चर्चा की। कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।
इस मौके पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि दादरी जिले में बारिश के कारण किसानों की फसलों में भारी नुकसान हुआ, जिसको लेकर सरकार द्वारा किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण आहत किसानों के आंसू पहुंचने का काम प्रदेश सरकार करेगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इस बात की भी जानकारी दी कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान चरखी दादरी जिले में हुआ है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा किसानों की सरसों व गेहूं की फसल का उचित मुआवजा दिया जाएगा। हमें भी बहुत दुख हो रहा है और सरकार की तरफ से जो भी यथासंभव मदद होगी हम किसान की करेंगे। प्रकृति ने जो किसानों के आंखों में आंसू लेके आई है, इसको पोंछने का काम हरियाणा सरकार करेगी। सारे इलाके की देख लिया है कि हाँ, तो एक तरफा मतलब बिल्कुल सारी फसल चाहे गेहूँ की हो चाहे सरसों की हो, जीरो कर दिया है। तो हम अधिकारियों को जाके बोलेंगे कि इनका पूरा का पूरा खराबा दिखा करके स्पेशल गिरदावरी करके राज्य सरकार के पास भेजे। जल्दी से जल्दी इनको जो हरियाणा सरकार से होगा तो उससे दिलवाएंगे। किसी ने बीमा का करा रखा होगा तो बीमा कंपनी से दिलवाएंगे, हम इनकी मदद करेंगे। आधार पर तो सारा मुआवजा सारा है ही खराब, और हमारी जो 75% से ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम पूरा ही मानते हैं। बिल्कुल। और ये यहाँ पर जो सारी फसल है उससे ज़्यादा ही खराब है। पूरा जो इनका जो हक बनता है वो हम इनको दिलवाएंगे। ये किसान भाइयों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो वो अपने पोर्टल खोल रहे हैं ये आपके लिए है, आपके हित के लिए है। आजकल सारी मंडी में बिकना हो, चाहे बीमा मिलना हो, चाहे मुआवजा मिलना हो, वो उस पर चढ़वाएँ। अभी भी हमने सरसों की भी खरीद शुरू की थी। किसानों से शिकायत आई कि हमने नहीं चढ़वा रखा। 15 से लेकर 20 तारीख तक पोर्टल फिर खोल दिया है। और ये ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो हैं बाहर से ले आके बेच देते हैं। पोर्टल पर अगर नहीं चढ़वाएंगे तो फिर वो बेच देंगे, किसान रह जाएंगे। इसलिए हमने पोर्टल चालू किया है और कुछ किसानों की अभी भी शिकायत आई है तो इनकी लिए कुछ न कुछ इनको मौका फिर देंगे। वो हमने देखा है कि जो फसल खेत में पड़ी हुई है, काटी जा चुकी, घर लेगा तो अच्छी बात है, लेकिन जो खेत में पड़ी हुई है उसका भी नुकसान उनको हम कहेंगे प्रशासन से कि उसको भी गौर करें। हरियाणा में एक जैसा नहीं है, नुकसान तो है। अम्बाड़ा से देखता आया हूँ मैं, नुकसान तो हर जगह किसान को है, लेकिन जितना नुकसान यहाँ है इतना और कहीं नहीं है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सभी किसान क्षतिपूर्ति पोर्टल पर खराब हुई फसलों के बारे में ऑनलाइन जानकारी जमा करवा दें ताकि उनको उचित मुआवजा मिल सके। कृषि मंत्री ने ये भी जानकारी दी कि जिन किसानों का फसल का बीमा हो चुका है उसको कंपनी द्वारा उचित मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये साफ कर दिया कि प्रदेश सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर है और प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा सरकार किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही है। खुद मुख्यमंत्री ने सदन में कहा था कि किसानों के हितों की रक्षा और उनके कल्याण सुनिश्चित करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और ये पहली बार नहीं है कि किसानों पर कोई विपत्ति आई हो और हरियाणा सरकार ने उनके लिए संकट मोचक की भूमिका ना निभाई हो। हरियाणा सरकार ने किसानों की हर समस्या के लिए उचित कदम उठाने का काम हमेशा से ही किया है। और पलवल के लघु सचिवालय में जिला ग्रीवेंस कमेटी की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने की। बैठक में 16 शिकायतों में से 15 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया। जनता की परेशानियों को देखते हुए मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री और सरकार के जनप्रतिनिधि जनता दरबार और कष्ट निवारण समिति की बैठक करते रहते हैं। इसी कड़ी में पलवल के लघु सचिवालय में जिला ग्रीवेंस कमेटी की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने की। बैठक में 16 शिकायतों में से 15 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया और एक शिकायत के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी को जल्द से जल्द निपटारा करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि ग्रीवेंस कमेटी की मासिक बैठक में कुल 16 शिकायतें थीं, जिनमें से 15 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया, जबकि एक शिकायत को पेंडिंग रखा गया है।
जिसके लिए संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द इसका निपटारा करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। ये शिकायतें पब्लिक हेल्थ, पुलिस विभाग, बिजली विभाग और समाज कल्याण सहित अन्य विभागों से संबंधित थीं। कुछ शिकायतकर्ता मीटिंग में नहीं पहुंचे क्योंकि उनकी समस्या का समय पर ही संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा समाधान कर दिया गया था। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में आ रही पानी की समस्या को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि इस तरह की कोई परेशानी अभी उन्हें प्राप्त नहीं हुई। शिकायत मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। टोटल 16 ग्रीवेंसेस थी मीटिंग के अंदर और लगभग सभी का निपटारा हो गया है। एक पेंडिंग थी जिसको हमने रखा अगली मीटिंग के लिए, क्योंकि अधिकारियों ने उसके लिए समय मांगा था और बाकी सभी समस्याएं जनता की सॉल्व हुई है और अधिकारियों ने पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उचित समय के अंदर उचित निदान समस्याओं का हो। ज़्यादातर शिकायतकर्ता आए नहीं मीटिंग में? हाँ, ज़्यादातर शिकायतकर्ता इसलिए नहीं आए कि उनका काम हो गया और उन्होंने लिख के सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट उन्होंने अपना दिया है कि हमारा काम हो गया, इसलिए दिया है। कौन से महकमे की ज़्यादातर शिकायत आई आज? ज़्यादातर तो पब्लिक हेल्थ की थी, बिजली विभाग की थी, पुलिस की थी, समाज कल्याण की थी, सभी विभागों की मिली जुली शिकायत। मंत्री, ज़्यादातर गाँवों में शिकायत आ रही है कि पानी के बिल आ रहे हैं लेकिन पानी नहीं आता उनके घरों में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पानी तो किसी ने समस्या मेरे को बताई नहीं, जो आप बता रहे हो पानी सभी जगह आ रहा है। गाँव में सर लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं बिल भेजे जाते हैं, पानी आता नहीं है। ऐसा नहीं, हमारे पास अभी कोई शिकायत नहीं। अगर कोई हम तो बता रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि मनोहर सरकार के आने से जनता का अपने प्रतिनिधि से लेकर मंत्री और मुख्यमंत्री तक से मिलना आसान हो गया है। ऐसे में जनता सीधे अपने प्रतिनिधि से रूबरू हो पाती है और अपनी समस्याओं का समाधान करवा पाते हैं। पलवल में हुई इस बैठक में पलवल विधायक दीपक मंगला, होडल विधायक जगदीश नायर, हथीन विधायक प्रवीण डागर और पलवल एसपी राजेश दुग्गल सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। और प्रदूषण को कम करने के लिए हरियाणा सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक बसों का ऑर्डर दिया था, जिसमें से 400 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें मार्च 2023 यानी इसी महीने के अंत तक हरियाणा की सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। साथ ही ईंट भट्टों से हो रहे प्रदूषण को भी कम करने के लिए मंथन चल रहा है। मार्च 2023 यानी इसी महीने के अंत तक हरियाणा में 400 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें सड़कों पर उतरने जा रही हैं। ये बसें हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र में चलाई जाएंगी। नवंबर 2022 में प्रदेश सरकार ने 1000 इलेक्ट्रॉनिक बसों का ऑर्डर किया था। सितंबर 2023 तक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को बाकी बची 600 बसें भी मिल जाएंगी। ये पूरी कार्रवाई हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हो रही है। ये कहना है हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी आईएएस प्रदीप कुमार का। प्रदीप कुमार बहादुरगढ़ में आयोजित ईंट भट्टों से जुड़े पर्यावरणीय मुद्दों पर आयोजित एक सेमिनार में शिरकत करने पहुंचे थे। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी आईएएस प्रदीप कुमार ने बताया कि इस महीने के अंत तक 400 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें हरियाणा की सड़कों पर दौड़ने लगेंगी और सितंबर 2023 तक हरियाणा प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में 1000 बसें सड़कों पर उतर जाएंगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार हरियाणा क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रही है। इसी क्रम में आने वाले समय में गुरुग्राम और फरीदाबाद की सड़कों पर दौड़ रहे पेट्रोल और डीजल से चलने वाले तमाम ऑटो रिक्शा का भी इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा, जिससे बढ़ते प्रदूषण पर रोक लग सकेगी। अभी सीएक्यू की मीटिंग की थी, जिसमें मैं और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हरियाणा से थे और जो टाइमलाइंस फ्रेमवर्क किया हुआ है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, उसमें 1000 बसेस का पिछले साल नवंबर में ऑर्डर किया हुआ है, जिसमें से 400 बसें इसी 31 मार्च तक रोड्स पर आ जाएंगी
और जो बैलेंस 600 बसेज हैं वो भी 2023 में लगभग सितंबर तक या मैक्सिमम दिसंबर तक सब हरियाणा को प्रोवाइड हो जाएंगी। और उन बसेज को चलाने का मेन मकसद है कि एनसीआर एरिया में सबसे ज़्यादा उन पहले यूज करेंगे, तो ताकि सिटी बस सर्विसेज या दूसरे लोकल रूट्स के ऊपर यूज होंगी, जिससे एनसीआर के अंदर पोल्यूशन का लेवल घटेगा। सरकारी अधिकारियों की गाड़ी को भी इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं? हाँ, उसमें भी गाइडलाइंस हैं कि भी सबसे पहले इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की पर करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो एनसीआर में टारगेट है कि भाई बसों का इससे क्योंकि ज़्यादा फैलता है प्रदूषण, तो जो सीएनजी बसेज हैं ऑलरेडी बहुत सारी, और साथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का एनसीआर एरिया में यूज करने की गवर्नमेंट की और सीएक्यू की डायरेक्शन है। पहले एनसीआर एरिया में? एनसीआर एरिया में। सर ऑटो का भी बता रहे थे, ऑटो इलेक्ट्रिकल? ऑटो का नया जो रजिस्ट्रेशन है डीजल का 1 जनवरी से वो बंद कर दिया गया है, और इन ऑटोज़ को भी कोशिश रहेगी कि हम चेंज करें सीएनजी के ऊपर। वो उसका फेज लाइन है, कुछ 2023 में, 2025 और 27 तक करेंगे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। गुड़गांव फरीदाबाद में पहले टारगेट है, और फिर नज़दीक दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसी फेजेज में काम करेंगे। इस कार्यक्रम में हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन पी राघवेंद्र राव भी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि ईंट भट्टों पर कोयले के इस्तेमाल पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है, लेकिन हरियाणा के झज्जर जिले में प्रदेश का 1/4 ईंटों का उत्पादन होता है। ईंट भट्टा संचालक ईंटों के निर्माण में कोयले के एकदम प्रतिबंध लगाने से परेशान हैं। ऐसे में ईंट भट्टा संचालकों ने ईंटों के निर्माण के लिए कोयले के इस्तेमाल की इजाजत मांगी है, मगर केंद्र सरकार ने इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे में कोयले के अन्य विकल्पों के बारे में ईंट भट्टा संचालकों को अवगत करवाया गया है। इतना ही नहीं, पी राघवेंद्र राव ने एक कमेटी का भी गठन किया है, जो ईंट भट्टों पर कोयले के इस्तेमाल संबंधी रिपोर्ट बनाएगी। हमारा मेन मकसद ये था कि जून 5 तारीख को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। जनरली ये होता है कि उस दिन सभी इश्यूज़ को मिक्स करके बात करते हैं, उस दिन फैसला नहीं हो पाता है। इसलिए हमने ये सोचा था कि उससे पहले 1-2 महीने पहले से डिफरेंट एस्पेक्ट्स है एनवायरनमेंट का, चाहे बायोमेडिकल है, हजार्डस है, व्हीकल्स का है, कोई भी इंडस्ट्री का हो, इस टाइप का इश्यूज़ आइडेंटिफाई करके वहाँ डिटेल ढंग से वहाँ वर्कशॉप्स करें, सेमिनार करें, ऑर्गेनाइज करें, मीटिंग्स करें, और उन इश्यूज़ को क्या हम समाधान ढूंढ सकते हैं, ताकि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है क्लीनर एनवायरनमेंट को अचीव करना, उसके दिशा में हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में। सो शुरुआत हमने आज व्हीकल्स के साथ किया। अभी आपने कुछ कमेटी बनाने की बात की, जी, वो इसलिए है कि अभी भट्टा वालों की तरफ से ये एक डिमांड है कि कोल को एकदम बैन नहीं करना चाहिए, और अ पीरियड ऑफ टाइम फेज डाउन करने के लिए बात कर रहे हैं। और बट साथ के साथ सीएक्यू का डायरेक्शंस है कि एनसीआर एरिया में कोल नहीं होना चाहिए। सो कोई भी प्रपोजल हो वो गवर्नमेंट के लेवल पर एक्सेप्ट होना है तो साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए। सो हमने ये रिक्वेस्ट किया था कोई ऐसा कोई प्रपोजल दे और साइंटिफिक बेसिस पर उसका कार्रवाई करें, और ताकि हम उन रिकमेंडेशंस को सीएक्यू तक पहुंचा सकें। तमाम प्रयासों के बावजूद, सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद एनसीआर के कुछ शहर दुनिया के टॉप मोस्ट पॉपुलेटेड शहरों में आए हैं। जी, सरकार ने कुछ बहादुरगढ़ का भी 12वां नंबर है, उसमें डाला है क्या इस स्थिति को सुधारने? इसी को सुधारने के लिए जितने भी स्टेप्स ले रहे हैं, चाहे वो भट्टों की तरफ से हो, चाहे इंडस्ट्री की तरफ से हो, चाहे सभी डायरेक्शंस में, सो मल्टीफेस्टेड अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं। उसमें से एक भट्टों का आज लिया था, इसी ढंग से हर एस्पेक्ट के बारे में अलग अलग मीटिंग्स हम करेंगे और अलग अलग इश्यूज़ को डिटेल में डिस्कस करके कोई न कोई एक्शन प्लान तैयार करेंगे। आधी अधूरी तैयारियों के साथ इम्प्लीमेंटेशन और बैनिंग हो रही है, जैसे कोयला ईंट भट्टों पर हुआ, जनरेटर की बात आई, इंडस्ट्री ने पीछे विरोध किया था, तो क्या पूरी तैयारियों के साथ या उनको साथ लेकर इस तरह की प्लानिंग नहीं की जाती? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिना तैयारी ऐसा कोई कार्रवाई किया गया है। सीएक्यू का अपने विजडम में जो भी डिसीजंस लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी डिसीजंस है, उसमें कोई भी परिवर्तन करना है तो कोई साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए। सो साइंटिफिक बेसिस से हम उनके साथ जाएंगे, डिस्कस करेंगे और कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे ताकि क्लीनर एनवायरनमेंट हम अचीव कर पाएँ। इलेक्ट्रिक बसों का भी आपने कुछ जिक्र किया था। जी, क्या आप जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर से भी पोल्यूशन लेवल्स काफ़ी सिग्निफिकेंटली हाई है। सो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स भी वन ऑफ द रिकमेंडेशंस है।
पर्टिकुलरली पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है वो इलेक्ट्रिफिकेशन में चला गया तो पोल्यूशन लेवल्स फ्रॉम बसेस काफ़ी कम हो सकता है। सो इस दिशा में सरकार काफ़ी आगे बढ़ रही है। तो हरियाणा ने क्या किया, कितने की बसें? सो ये जो इन्होंने अभी बताया कि अभी फिलहाल 500 बसेस के बारे में बात कर रहे हैं फेज आउट करने के लिए, ओल्ड व्हीकल को, डीजल व्हीकल्स को, डीजल बसेस को फेज आउट करने के लिए उस दिशा में कार्रवाई है। वहीं बल्लभगढ़ बस डिपो को BS6 की 3 और नई बसें मिल गई हैं। इन बसों का स्थायी नंबर आने तक लोकल रूटों पर चलाया जाएगा। इसके बाद इनको लॉन्ग रूट पर चला दिया जाएगा। GM लेखराज ने बताया कि पिछले साल सरकार के द्वारा उनके डिपो को 18 बसें आवंटित की गई थी, जो कि उनके डिपो को मिल गई थी। वहीं इस साल उनके डिपो को करीब 82 बसें आवंटित की गई हैं, जिनमें से 3 बसों को उनके डिपो में पहुंचा दिया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा जो 18 बसें पहले मिली थी, अब वो लॉन्ग रूट पर चल रही हैं। इनमें हमीरपुर, चंडीगढ़, वैजनाथ, हरिद्वार, हल्द्वानी आदि रूट हैं। नई बसें जो डिपो में आती हैं उनका स्थायी नंबर होता है, इसलिए इन बसों को बल्लभगढ़ गुरुग्राम और बल्लभगढ़ पलवल के बीच ही ट्रायल के तौर पर चलाया जाता है। इसके बाद स्थायी नंबर मिलने के बाद इन बसों को भी लॉन्ग रूट पर चला दिया जाएगा। प्रदेश सरकार बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए काफी कदम उठा रही है। केंद्र सरकार भी समय समय पर गाइडलाइंस जारी करती रहती है। तमाम कोशिशों के बावजूद प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में वाहनों, ईंट भट्टों और तमाम तरह की फैक्ट्रियों में पारंपरिक ईंधन पर पूर्णतः रोक लगाने और ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों पर विचार करने की आवश्यकता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां साफ और स्वच्छ हवा में सांस ले पाएं। और इसी के लिए हरियाणा सरकार लगातार काम कर रही है। साथ ही परिवहन व्यवस्था को भी और मजबूत किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।